जिन ताकतवर बादशाहों की सेनाएं चारों तरफ अपनी जीत का परचम लहराया करती थीं, जिनके इशारों पर शाही नगाड़ों की धमक चारों दिशाओं में गूंज उठती थी, जिनके राज में दूर दूर तक हाथी और घोड़ों की चिंगाड़ें सुनाई देती थी, वो जिन रास्तों से गुजरते थे वहां लोग मारे डर के छुप जाते थे। ऐसे ताकतवर बादशाह आए और चले गए, और भी आएंगे, लेकिन जब ये नास्तिक इस दुनिया से जाएंगे तो उनके खाली हाथों में एक रोटी का टुकड़ा भी ना होगा। ये बात कही थी दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये दुनियावी शक्तियां क्षणभंगुर होती हैं, एक सपने के जैसे। नींद टूटते ही सपना भी टूट जाता है। इतने बड़े बड़े साम्राज्य जिनकी शक्तियों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था दोस्तों, वो खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, और ये सच उनके ऊपर आज भी खड़ा मुस्कुरा रहा है। इतर यही कहानी 4 बड़े साम्राज्यों के बारे में सच हो गई। ये 4 बड़े साम्राज्य थे भारत में मुगल, अफगानिस्तान के सद्दोजई और बरकजई, और पंजाब के सुकर चकिया साम्राज्य। साल था सन 1739। मुगलों की राजधानी दिल्ली संगीत की स्वर लहरियों से गूंज रही थी। शानदार पीकॉक थ्रोन पर औरंगजेब का पड़पोता 37 साल का रोशन अख्तर बैठा हुआ था। यही वो इंसान था दोस्तों जिसे इतिहास मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से याद करता है। कई ऐसे कारण थे जो बताते हैं कि वो वास्तव में ही एक रंगीन मिजाज इंसान था, कला का पारखी था, और शास्त्रीय संगीत का तो खास तौर पर विशेषज्ञ था। शास्त्रीय संगीत की एक शैली जिसे ख्याल कहा जाता है, उसको प्रसिद्ध करने में इसी मुगल बादशाह का हाथ था। रंगीला के दरबार में एक से एक बेहतरीन संगीतकार मौजूद थे। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। चारों तरफ बगावतें उठ रही थी। महज 2 साल पहले पेशवा बाजीराव की अगुवाई में मराठों ने मुगल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दिल्ली पर हमला करने का साहस भी किया था। लेकिन अब और भी भयानक घटनाएं इतिहास में दर्ज होने वाली थी। एक तूफान आने वाला था, और इस तूफान के बादल दूर पर्शिया और खुरासान में कई सालों से इकट्ठा हो रहे थे। पर्शिया जिसे आजकल ईरान कहा जाता है, और खुरासान जो कि अफगानिस्तान में है। बड़े और शक्तिशाली पर्शियन साम्राज्य में सन 1502 से सैफविद डायनेस्टी का राज था। अब वहां पर समीकरण बदल रहे थे। सम्राट अब्बास, जिसे ईरान के इतिहास में सबसे महान शासक माना जाता है, उसके दिन जा चुके थे, और सफवीद डायनेस्टी मुगलों की तरह अपने पतन की तरफ तेजी से अग्रसर थी। तब सन 1727 के आसपास एक गरीब चरवाहे का लड़का उस इलाके में कहीं दूर पनपना शुरू हुआ। इसी को तो इतिहास कहते हैं दोस्तों। जैसे एक फिल्म चल रही हो जिसमें कुछ किरदार अपना काम करते हुए कहानी को आगे बढ़ा रहे हों, और कुछ नए किरदारों का एक के बाद एक उद्भव हो रहा हो। ऐसा ही कुछ वहां पर फिलहाल चल रहा था। इस चरवाहे के लड़के ने मुफ्तखोर लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनानी शुरू की। ये लोग बहुत साहसी होते थे, और इस तरह इसका कबीला बढ़ना शुरू हो गया। फिर इसके पास एक छोटी सी सेना बन गई। लड़का शक्तिशाली मंगोल शासक चंगेज खान और तैमूर का बड़ा फैन था। उसने अपनी सेना को लेकर लड़ाइयां लड़नी शुरू की, और उसे सफलताएं मिलनी शुरू हो गई। फारस का शाह उससे प्रभावित था। अब वो चरवाहे का लड़का फारस के शाह के साथ काम करने लगा, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी सेनाओं का कमांडर बन गया। फिर उसने शाह की बहन के साथ शादी की और खुरासान का गवर्नर बन गया। चरवाहे के इस बेटे ने ओटोमन साम्राज्य को भी जीत लिया था दोस्तों। उसने बगदाद को घेर लिया और आर्मेनिया और जॉर्जिया के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसकी सफलताओं से पर्शिया के शाह के मन में उसके लिए नफरत जाग उठी। वो ये बात समझ चुका था कि अब वक्त आ गया है, वरना अब उसकी खैर नहीं होगी। तब उसने शाह को उसके तख्त से हटाया और खुद पर्शिया का शासक बन गया। 8 मार्च 1736 को पर्शिया के शाह के तौर पर उसकी ताजपोशी हुई। उस चरवाहे के लड़के का नाम था नादिर शाह। जब मोहम्मद शाह रंगीला के भव्य महल संगीत और शायरी से गूंज रहे थे, तब पर्शिया यानी आज के ईरान का नया शासक अपनी हर नई जीत के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। पर्शियन सल्तनत के लिए खुरासान का इलाका हमेशा से ही मुसीबत बना रहा। खुरासान के निवासी बहादुर और युद्ध पसंद थे, और कभी किसी की सत्ता के अधीन रहना उनको कतई गवारा नहीं था। कंधार के इलाके में एक कबीला था जिसका नाम था गिलजई कबीला। उन्होंने शाह के खिलाफ खुली बगावत कर दी। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि दिल्ली के मुगल बादशाह के पास भारत में अपने दूतों को भेजा और कहा कि आप काबुल और सिंधु घाटी के आसपास की सीमाओं को बंद कर दें,
ताकि गिरजई लोग जो भागकर यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर पनाह ना मिल सके। मुगल बादशाह ने नादिर शाह के दूतों का स्वागत किया और कहलवाया कि वो इसका पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। लगभग 1 बरस गुजर गया। मुगल बादशाह के रीजनल गवर्नर्स की सहानुभूति पर्शियंस की बजाय इन बागी अफगानों के लिए ज्यादा थी। इससे नादिर शाह जबरदस्त गुस्से में था और अब उसने दिल्ली की तरफ बढ़ने का फैसला किया। 6 नवंबर 1738 को भारत की तरफ उसने कूच कर दिया। 12 तारीख को नादिर शाह की अगुवाई में उसकी मेन आर्मी जलालाबाद पहुंची। यहां से 12,000 चुने हुए घुड़सवारों का एक मोर्चा आगे की तरफ बढ़ा और उसके पीछे 6,000 आदमियों की एक टुकड़ी शाही तंबुओं को सुरक्षा देती हुई चल रही थी। अफगानिस्तान में मुगल गवर्नर नासिर खान, जो कि पेशावर में मौजूद था, उसने जब नादिर शाह के द्वारा काबुल को जीतने और फिर भारत और पेशावर पर हमले के लिए आगे बढ़ने की खबर सुनी तो उसने 20,000 अफगानों को इकट्ठा किया और पेशावर से बाहर 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ अली मस्जिद और जमरूद के बीच के रास्ते को बंद कर दिया। 14 तारीख को असर की नमाज के बाद नादिर शाह ने जलालाबाद से 20 मील ईस्ट की तरफ से अपने कैंप को उठाया और तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। ये रास्ता हवा के बिल्कुल खड़ा और भयंकर था। फिर भी सुबह के 8 बजने से पहले 50 मील का रास्ता वो तय कर चुका था और वहां पर खैबर दर्रे में मौजूद भारतीय मुगल सेना को पीछे से उसने घेर लिया। नासिर खान की ट्राइबल सेना बुरी तरह से हड़बड़ा गई और बिखर गई, लेकिन वो यानी नासिर खान नादिर शाह को कई घंटे तक वहीं पर रोकने में कामयाब हुआ। आखिरकार उसको और उसके तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी बाकी फौज अपना पूरा कैंप का सामान और संपत्ति वहीं पर छोड़कर भाग खड़ी हुई। 18 नवंबर को नादिर ने बिना किसी विरोध के पेशावर में कदम रखा और गवर्नर के महल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 12 दिसंबर को वो दोबारा से अपने हमले वाले अभियान पर निकला। उसने आका मोहम्मद को अटोक में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने पंजाब की दूसरी 5 नदियों को पैदल पार किया, क्योंकि इस वक्त नदियों में पानी बिल्कुल कम था। लाहौर से 60 मील दूर वजीराबाद से उसने चनाब नदी को पार किया। लाहौर के गवर्नर जकरिया खान को उसके मालिक यानी दिल्ली के बादशाह की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो उसने अपने मुताबिक जो हो सकता था अपने पास मौजूद रिसोर्सेज से सुरक्षा के इंतजामात किए। लाहौर से 30 मील उत्तर की तरफ यमीनाबाद में कलंदर खान की अगुवाई में किला कच्चा मिर्जा में उसने 5,000 आदमियों की एक टुकड़ी को तैनात किया और खुद जकरिया खान ने अपनी 10 से 12,000 की आर्मी के साथ लाहौर से 10 मील दक्षिण की तरफ शाहदौला पुल के पास मोर्चा संभाला। नादिर शाह की सेना की अग्रिम टुकड़ियों ने लाहौर के रास्ते में किले पर कब्जा करके कलंदर खान को मार डाला और उसकी सेना की टुकड़ियों को भगा दिया। इस बात की खबर लगते ही जकरिया खान वापस लाहौर चला गया। तब तक नादिर की सेना शाहदौला पुल पर पहुंच गई और वहां कब्जा कर लिया। वहां से पर्शियन वजीर अब्दुल बाकी खान ने जकरिया खान को लिखित संदेश भिजवाया कि चुपचाप सरेंडर कर दे, वरना बेकार में ही भारी खून खराबा हो जाएगा। ये बात लाहौर के पास की है। 10 जनवरी 1739 को नादिर शाह ने शाहदौला पुल, जो लाहौर के नजदीक पड़ता है, उसको पार किया और लाहौर शहर का एक पूरा चक्कर लगाया। फिर उसने लाहौर शहर से 5 मील दूर ईस्ट की तरफ शालीमार बाग में अपना डेरा डाल दिया। अगले दिन 11 जनवरी को लड़ाई शुरू हो गई। अदीना नगर का जमींदार एक बड़ी सेना के साथ जकरिया खान का साथ देने के लिए आया, लेकिन जब लाहौर से 12 मील दूर मुल्कपुर के पास पहुंचा तो नादिर शाह की फौज के साथ उसकी झड़प हो गई। झड़प में उसके काफी लोग मारे गए और काफी बंदी बना लिए गए। इस तरह उसके लोग वहीं से तितर बितर हो गए जो बच गए थे। अब जकरिया खान समझ गया था कि नादिर शाह का विरोध बिल्कुल बेकार था, क्योंकि दिल्ली से उसे किसी प्रकार की मदद नहीं मिली थी। तो उसने दोपहर में अपने एजेंट किफायत खान को समर्पण की पेशकश करने और सुरक्षा की भीख मांगने के लिए नादिर के शिविर में भेजा। अगले दिन 12 जनवरी को वो खुद नादिर शाह के कैंप में गया और किले की चाबियां उसको सौंप दी। शाह को जकरिया खान ने कुछ हाथी और दुर्लभ कीमती चीजें भेंट की। नादिर शाह ने उसके साथ अच्छा व्यवहार तो किया, लेकिन लाहौर शहर से उसने 20 लाख रुपए लेना तय किया, जिसका एक हिस्सा सरकारी खजाने से दिया गया और बाकी अमीर लोगों से लिया गया, यानी कि लाहौर के अमीर लोगों से लिया गया। 14 तारीख को जकरिया खान ने नादिर शाह से दोबारा मुलाकात की और इस तरह शहर को एक भयानक मारकाट और खून खराबे से बचा लिया। उसने नादिर शाह का शानदार स्वागत किया। महंगी पोशाक, सोने की कढ़ाई वाली काठी से सजा एक अरबी घोड़ा और रत्नों से जड़ी हुई तलवार और खंजर जकरिया खान ने नादिर को भेंट में दिए और अपनी लाहौर की गवर्नरशिप को बचा लिया। लेकिन नादिर शाह ने जकरिया के बेटे हयातुल्लाह खान को उसके 500 फॉलोअर्स के साथ बंधक के रूप में अपने साथ रख लिया कि कहीं उसका पिता किसी तरह की गद्दारी ना कर सके। उधर जब नादिर शाह को लगा कि दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसके साथ लड़ाई का मन बना लिया है और वो चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी कर रहा है,
तो उसने बादशाह मोहम्मद शाह को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि मैं एक तुर्कमान हूं और तैमूर की नस्ल से ही हूं, तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मेरे मन में आपके लिए दोस्ती की भावना है। उसने कहा कि मुगल साम्राज्य की सीमाओं को लांघने से मेरा मकसद सिर्फ उन अफगानों को सजा देना था जो कि जितने पर्शियंस के दुश्मन हैं उतने ही भारत के भी दुश्मन हैं। फिर उसने मुगल दरबार को उसके साथ लड़ाई करने के बारे में चेतावनी दी और कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। हालांकि उसने कहा कि अगर आप अपनी हार के बाद आसानी से हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। नादिर के उस हमले से पंजाब में चारों तरफ बर्बादी और अव्यवस्था फैल गई थी। उसने अपनी घुड़सवार सेना की टुकड़ियों को पंजाब के शहरों और बड़े समृद्ध गांवों को लूटने के लिए आगे भेजा। अटोक में उसने अपने दल को बिना किसी दया के लूटपाट और तोड़फोड़ करने का आदेश दिया। वजीराबाद, यमीनाबाद, गुजरात जैसे शहरों और बड़े गांवों को राख में तब्दील कर दिया गया। लोगों की संपत्तियों को लूट लिया गया और महिलाओं पर अत्याचार किए गए। दोस्तों, उस वक्त विदेशी आक्रमण जब भी होता था तो असामाजिक तत्वों, लुटेरों और दबंगों के लिए जैसे ये खास मौका होता था। ये लोग एक लंबे वक्त से सरकार के नियंत्रण में रहते चले आ रहे थे और अब जब इनको लगता था कि खुद सरकार अपने घुटनों पर है, अपने ही मसलों में उलझी हुई है, तो ऐसे लोग इस वक्त अपना सर उठाने लगते हैं। शेख अली जो लाहौर से सरहिंद की यात्रा पर उस वक्त थे, कहते हैं कि पूरे देश में जैसे इंकलाब आया हुआ था। पूरे देश का मतलब है पंजाब में हर एक इंसान लूटपाट करने पर उतारू था। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। आम रास्तों के ऊपर लुटेरों का आतंक फैल चुका था। पूरे वक्त चाहे सड़क हो या फिर कहीं ठहरने की जगह सिर्फ लड़ाई झगड़ा और मारामारी ही दिखाई दे रही थी। 26 जनवरी 1739 को नादिर शाह लाहौर से अपने काफिले के साथ निकला और 5 फरवरी को सरहिंद पहुंचा। वहां जाकर उसको पता चला कि दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपनी सेना के साथ करनाल में कैंप लगाया हुआ है, जो कि फिलहाल उससे 82 मील दूर था। उसने अपनी 6000 की घुड़सवार टुकड़ी को दुश्मन के कैंप के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आगे भेजा। अगले दिन नादिर अपनी मेन आर्मी के साथ राजा की सराय पहुंचा, जिसे आज पंजाब के राजपुरा शहर के नाम से जाना जाता है। उसके अगले दिन 7 फरवरी को यह काफिला अंबाला पहुंचा। अंबाला में उस पर्शियन आक्रमणकारी ने अपने हरम और भारी सामान को एक तगड़ी सुरक्षा के साथ छोड़ दिया और खुद 8 फरवरी को यह लड़ाकों की बड़ी टुकड़ी के साथ ऊंटों पर हल्के तोपखाने को लेकर निकला और अंबाला से 17 मील दूर शाहबाद पहुंचा। करनाल से ये जगह, जो फिलहाल हरियाणा के शाहबाद मारकंडा के नाम से जानी जाती है, 36 मील उत्तर की तरफ थी। इस दौरान जो स्काउट पहले आए थे वो मुगलों के शिविर के बाहरी इलाके में पहुंच गए और उनके तोपखाने पर टूट पड़े, जहां उन्होंने कुछ लोगों को मार डाला और कई लोगों को बंदी बना लिया। इसके बाद वो करनाल से 12 मील नॉर्थ की तरफ सराय अजीमाबाद पहुंचे। अगली रात इन्होंने मुगल कैंप से पकड़े गए इंडियंस को नादिर शाह के सामने पेश किया, जिनसे उसने मुगल सेना के बारे में पूछताछ की। 10 फरवरी को नादिर के काफिले ने शाहबाद से आगे की तरफ कूच किया और थानेसर पहुंचा और 11 फरवरी की सुबह सुबह यह काफिला सराय अजीमाबाद पहुंच गया। ये सराय बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों से बना हुआ था और एक बड़ा घर था जहां पर अंबाला के फौजदार और मुख्य लोगों ने शरण ली हुई थी। जैसे ही नादिर शाह के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला शुरू किया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे।